Hello friends, welcome to our YouTube channel Globox India, the entrepreneur zone, which aims for ease of doing business in India. My name is C.A. Chintan Doshi. Before starting this video, kindly subscribe our YouTube channel. So friends, today's topic is GST on foreign exchange conversion services. So let's understand how GST is calculated on foreign exchange conversion services. So friends, before understanding GST liability on forex conversion, let us understand what is forex conversion. So forex conversion services allows users to convert their currencies to other foreign or domestic currencies. जब आप कोई भी currencies, let's say Indian currencies, आप convert करते हो US currency, USD में या फिर euros में या फिर Japanese yen में या फिर Japanese yen euros आप convert करते हो Indian currency के अंदर, या तो फिर आप यूरोज टू यूएसडी कन्वर्जन करते हो, कोई भी करेंसीज का कन्वर्जन करते हो, वो जो कन्वर्जन सर्विसेज जो भी बोलते हैं उसको फॉरेक्स कन्वर्जन सर्विसेज बोलते हैं. सो ये जो फॉरेक्स कन्वर्जन सर्विसेज जो भी है उसके ऊपर जीएसटी का भी, हाउ जीएसटी विल बी चार्ज ऑन दोज कन्वर्जन. सो जीएसटी में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि जो भी आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो भी डिटरमाइन होता है उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा. सो हाउ दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइन इन केस ऑफ फॉरेन कन्वर्जन. सो जीएसटी के अंदर रूल 32 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 regulates and monitor the value of supply of services in case of foreign exchange. So friends, let's understand Rule 32 of CGST Act. So ये Rule 32 क्या बोलता है कि जब भी आप कोई इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज आप यूएसडी में कन्वर्ट करते हो या फिर कोई डिनोमिनेशन में आप कन्वर्ट करते हो, तो जो वैल्यू पे जो आप कन्वर्जन कर रहे हो वो वैल्यू आपको कंपेयर करना पड़ेगा आरबीआई रेफरेंस रेट के साथ. आपका जो आरबीआई रेफरेंस रेट जो भी रहेगा एंड जो वैल्यू आप जो कन्वर्जन जो कर रहे हो, जो सेलिंग रेट या बाइंग रेट जो भी होगा उसका, वो दोनों का जो डिफरेंस जो भी रहेगा उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसीज के साथ. वो जो टोटल यूनिट ऑफ करेंसी इनटू जो डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट वर्सेस आरबीआई रेफरेंस रेट, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाएगा. यहां पे बोला गया है प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है कि अगर कोई सिनेरियो में ऐसा सिनेरियो बनता है कि जहां पे आपका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, लेट्स से कि कोई कंट्री का ले लो, लेट्स से फिलीपींस या इंडोनेशिया या कोई भी जगह का आप कुछ कन्वर्जन कर रहे हो जहां पे कन्वर्जन कर रहे हैं बट वहां पे आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है. सो वो केस के अंदर क्या बोला गया है यहाँ पर कि वो केस के अंदर जो आपका इंडियन रुपीज जो ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है, जो आप इंडियन रुपीज से आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो या फिर जो इंडोनेशियन जो भी करेंसी जो भी रहेगा वहां से आप इंडियन रुपीज जो कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो जो इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है उसका 1% का जो वैल्यू जो रहेगा वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का रेट रहेगा. समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे और भी कंडीशन रूल 32 के अंदर के बोला गया है. यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आप कोई कन्वर्जन जो आप कर रहे हो, लेट्स से कि वो जो कन्वर्जन जो भी है जहां पे इंडियन रुपीज इन्वॉल्व नहीं है, लेट्स से आप यूएसडी से यूरोज कन्वर्ट कर रहे हो वो भी इंडिया के अंदर, तो जब यूएसडी और यूरोज में कन्वर्जन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है कि आपका इंडियन रुपी इन्वॉल्व है नहीं, और आरबीआई रेफरेंस रेट तो है, चलो वो तो है, बट आपका कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी है वो यूएसडी टू यूरोज के अंदर है. तो यहाँ पर रूल क्या बोला गया है कि आपको यूएसडी का जो वैल्यू जो भी हो रहा है, जो इंडियन रुपीज आरबीआई रेफरेंस रेट को आपको लेना पड़ेगा. यूएसडी आरबीआई रेफरेंस रेट उसका यूएसडी रेट्स क्या है और आरबीआई रेफरेंस रेट के अंदर यूरोज का रेट क्या है, वो दोनों रेट्स आपको लेना पड़ेगा
इनटू आपको करना पड़ेगा, आपको जितना नंबर ऑफ यूएसडी है, जितना नंबर ऑफ यूरोस जो भी है, वो आप कैलकुलेशन जो करोगे और आप जो इंडियन रुपीस के अंदर आप कन्वर्ट करके आप लेके जाओगे, वो जो फाइनल वैल्यूज जो होगा वो दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। वो दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होने के बाद सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू जो भी होगा, उसका जो 1% का जो वैल्यू जो भी रहेगा, वो वैल्यूज जो भी है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। यहाँ पर और भी एक कंडीशन है कि फ्रेंड्स, कि जब आप रूल अप्लाई करते हो, वो ऑप्शन जो भी है वो पूरे साल के अंदर आप एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो रूल को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। So let us understand with the example. So first example में क्या बोला गया है कि 65,000 रुपीज वो यूएसडी में कन्वर्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो रेट जो भी है वो 65 रुपीज पर यूएसडी है और आरबीआई रेफरेंस रेट है 63 रुपीज पर यूएसडी। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बोला गया, क्या रहेगा उसका, कि जो 65 रुपीज माइनस 63 रुपीज जो भी बनेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ डॉलर्स के साथ, तो वो उसका वैल्यू आएगा 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि जहाँ पे 65,000 रुपीज जो भी है वो अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे यूएसडी का रेट जो भी बाइंग एंड सेलिंग रेट जो भी है वो 65 रुपीज पर यूएसडी है और आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। सो ये केस के अंदर वापस वो रूल क्या बोल रहा था कि आपको जो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज जो कन्वर्जन जो भी हो रहा है, वो जो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज जो भी है उसका 1% जो अराइव होगा 650 रुपीज। जो 650 यही जो 650 रुपीज जो भी है वो आपको दैट विल बी रिगार्डेड एज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। इन थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अमाउंट जो कन्वर्ट हो रहा है वो यूरोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 6500 यूरोज में कन्वर्जन हो रहा है, जहाँ पे यूएसडी टू यूरोज कन्वर्जन हो रहा है। सो ये केस के अंदर क्या है कि अपना रेट पर यूएसडी तो मिलेगा नहीं, आरबीआई रेफरेंस रेट लेना पड़ेगा। आरबीआई रेफरेंस रेट जो भी है वो यूएसडी में कितना है और यूरोज में कितना है, वो दोनों का सबसे लोवेस्ट जो भी वैल्यू जो भी आएगा उसका 1%, वो 1% लेके वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रूल 32 के अंदर और एक कंपोजिशन स्कीम भी दिया गया है। सो कोई भी जो सप्लायर जो भी होता है, ये फॉरेक्स कन्वर्जन वाले, ये सप्लायर ये कंपोजिशन स्कीम को भी का ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर ये ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर दिया, जो कंपोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो पूरे साल के अंदर एक ही बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंपोजिशन स्कीम वर्क्स। सो यहाँ पर कंडीशन क्या बोला गया है, फर्स्ट कंडीशन कि कोई भी अगर अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज का जो वैल्यू जो भी है वो अगर यदि 1 लाख के अंदर है, तो वो केस के अंदर आपको जीएसटी लाइबिलिटी जो कैलकुलेशन जो भी होगा वो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, वो 1% जो वैल्यू जो आएगा उसका आपको कंपेयर करना पड़ेगा 250 रुपीज के साथ। यहां पर क्या है कि सब्जेक्ट टू बोला गया है। सब्जेक्ट टू मीन्स व्हाट, कि आपको मिनिमम 250 रुपीज तो आपका जीएसटी बनेगा ही। आपको अगर आप $1 का ही ट्रांजेक्शन करते हो, लेट्स से वो डॉलर का रेट है 65 रुपीज, सो अगर आप $1 ही आप एक्सचेंज करते हो, लेट्स से वो 65 रुपीज आपने INR दे दिया और उसके सामने आपने $1 ले लिया, तो वो केस के अंदर भी आपको 250 रुपीज तो आपको जीएसटी लगने वाला ही है। सो यहाँ पर 1% of the gross amount charge, but minimum amount of 250 rupees will be your GST up to when your transaction amount
is less than 1 lakh rupees. Now second condition, अगर आपका जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी है वो 1 लाख के ऊपर है बट आपका 10 lakhs के अंदर वो अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, तो वो केस के अंदर आपको 1000 रुपीज तो लगने वाला ही है, प्लस आपको 1 लाख और जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज जो रहेगा जो 10 लाख के अंदर जो भी है, वो जो डिफरेंस अमाउंट जो भी है 1 लाख वर्सेस जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, उसका 0.5%, वो 0.5% का जो भी वैल्यू आएगा वो 1000 प्लस 0.5%, उतना वैल्यू आपका जीएसटी लायबिलिटी बन जाएगा। सो थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया है, जब आपका वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सचेंज वो 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो वो केस के अंदर आपका मिनिमम 5500 रुपीज आपको चार्ज बनेगा ही, प्लस जो 10 lakhs के ऊपर जितना भी ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है, वो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी रहेगा 10 lakhs के अबाव, उसका 10%, वो जो 10% जो भी जो वैल्यू जो आएगा, वो वैल्यू प्लस 5500 रुपीज विल बी योर जीएसटी लायबिलिटी। बट ये जो जीएसटी लायबिलिटी जो भी है वो मैक्सिमम जो भी है वो 60,000 तक ही जा सकता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स स्लैब है ही नहीं। तो कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर इन कंपोजिशन स्कीम कोई भी टाइम पर आपका 60,000 एंड अबाव आपका कभी भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं जा सकता कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर। So friends, let's understand the examples of composition scheme. So first example में ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज वो 6,500 रुपए है। सो 6,500 का वो जो ट्रांजेक्शन है वो 1 लाख के अंदर है, तो 1 लाख के अंदर वाला ट्रांजेक्शन में क्या बोला गया है कि आपको 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज वो कैलकुलेशन लेना पड़ेगा और 250 रुपीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, एंड विच एवर इज हायर विल बी योर जीएसटी लायबिलिटी। सो ये केस के अंदर 6,500 का 1% वो 65 रुपीज होगा एंड 250 रुपीज इज मिनिमम चार्ज। सो 250 रुपीज विल बी इज हायर देन 65 रुपीज, so that means that 250 rupees will be your GST liability in first case. Second example में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि 65,000 का अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। सो 65,000 जो वैल्यू जो भी है वो 1 लाख के अंदर हो रहा है। सो 1 लाख के अंदर वाला वैल्यू के अंदर कंडीशन क्या बोला गया है कि आपको 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट चार्ज और 250 रुपीज विच एवर इज हायर, तो ये केस के अंदर 1% ऑफ 65,000 विल बी 650 रुपीज, उसको कंपेयर किया जाएगा 250 रुपीज के साथ, तो वो केस के अंदर 650 विल बी हायर, सो जीएसटी लायबिलिटी विल बी 650 रुपीज। नाउ थर्ड एग्जांपल के अंदर 6,50,000 का अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। सो ये जो करेंसी एक्सचेंज जो हो रहा है वो 1 लाख के ऊपर हो रहा है एंड बट 10 लाख के अंदर हो रहा है। तो ये सिनेरियो में क्या है कि आपको 1,000 रुपीज तो मिनिमम जीएसटी चार्ज होने वाला है, प्लस जो 1 लाख अबाव जितना भी वैल्यू है, लेट्स से कि दैट इज 5,50,000 रुपीज हो रहा है, उसका 0.50% जो 2750 जो भी आएगा वो 2750 प्लस 1,000 रुपीज दैट विल बी इक्वल्स टू 3,750। सो ये केस के अंदर आपका जीएसटी लायबिलिटी 3,750 बनेगा फ्रेंड्स। नाउ फोर्थ एग्जांपल, ये एग्जांपल के अंदर 65 लाख रुपीस का अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज हो रहा है। सो 65 लाख के अंदर जो ट्रांजैक्शन जो होता है वो 10 लाख के ऊपर वाला जो स्लैब्स में जाता है। सो 10 लाख के ऊपर वाले स्लैब्स में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जीएसटी आपका 5,500 तो मिनिमम चार्ज होने ही वाला है, प्लस आपका जो 10 लाख के अबाव जितना भी वैल्यू है, इन दिस केस 55 लाख का जो वैल्यू जो भी आ रहा है उसका 0.10% जो भी वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू जो रहेगा वो आपका जीएसटी लायबिलिटी बनेगा। तो ये केस के अंदर 0.10% आपका 5,500 बनेगा, 5,500 प्लस 5,500 दैट विल बी इक्वल्स टू 11,000। तो ये केस के अंदर फ्रेंड्स आपका जीएसटी लायबिलिटी 11,000 का बनेगा। नाउ फिफ्थ एग्जांपल में 6 करोड़ 50 लाख का वैल्यू का करेंसी एक्सचेंज हो रहा है।
सो फ्रेंड्स ये केस के अंदर वापस 10 lakhs के अबाव ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो 10 lakhs के अबाव वाला ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया है फ्रेंड्स कि आपका मिनिमम 5,500 रुपीज का तो आपका जीएसटी लाइबिलिटी तो बनेगा ही, प्लस आपका जो 10 lakhs के अबाव जितना भी वैल्यू है वो जो वैल्यू का आपका 0.10% को आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो जो कैलकुलेशन जो भी आएगा वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आपको पहले तो प्लस करना पड़ेगा 5500 के साथ। वो जो प्लस करने के बाद जो भी वैल्यू जो आता है वो आपको वहां पर एक लिमिटेशन दिया गया है कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज। सो ये एग्जांपल के अंदर फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि 0.10% ऑफ 6 करोड़ 40 lakhs वो बनेगा आपका 6,40,000 रुपीज। सो 6,40,000 प्लस 5,500 वो 60,000 के अबाव जाएगा। तो यहां पर ये केस के अंदर अपना जो जीएसटी लाइबिलिटी जो भी बनेगा वो लाइबिलिटी विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 60,000 तक का ही लिमिट होने वाला है। सो ये केस के अंदर जीएसटी लाइबिलिटी विल बी ओनली 60,000 रुपीज। सो फ्रेंड्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिला होगा कि जो जीएसटी ऑन फॉरेक्स कन्वर्जन जो भी होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। सो फ्रेंड्स दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल्स, यू कैन रीच मी एनी टाइम फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी ओपिनियन, फॉर एनी एडवाइस। प्लीज नोट माय कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मतलब emails to me for any information you required. Thanks for watching this video. Meet you soon, sir.